अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम AFNS के जो इनिशियल टेस्ट है डेली बेसिस पर जो स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे टोटल 15 स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है और हमारे स्टूडेंट जो अपने टेस्ट क्लियर करते हैं वापस पर अपने क्वेश्चन शेयर करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने 10 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर के जितने क्वेश्चन हैं तो उनको कलेक्ट किया हुआ है, उनको हमने सॉल्व किया हुआ है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन उसके साथ दी है और गेस पॉइंट सेट किया है। गेस पॉइंट्स का मतलब क्या है? गेस पॉइंट्स का मतलब ये है कि वो MCQ जिस टॉपिक से उठाया गया है तो उस टॉपिक से और उस चैप्टर से मजीद जो MCQ आपके इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं वो भी हमने इस वीडियो के अंदर आपको सॉल्व किए हैं। इसके अलावा अपने टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट से रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे। अगर आप हमारे नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है और मैं पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ आर्मी मेडिकल कॉलेज की, AM कैडेट की, AFNS की। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए और आपका नाम मेरिट में आए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह कम से कम टाइम में हम आपको बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? अप्रोच टू MCQ। मैं आपको सबसे पहले ये तरीकेकार सिखाऊंगा कि MCQ की तैयारी कैसे की जाती है, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रट लगाते हैं, उनको इस चीज का पता नहीं होता। मैं आपको मिसाल देता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि 2 + 2 जो है वो 4 बनता है तो ये तो आपने समझ लिया कि हाँ 2 और 2 को हमने जमा किया तो 4 बन गए। लेकिन अगर आपके पेपर में MCQ आ जाए कि 3 + 3 क्या बनता है तो फिर आप लोग सोचने लग जाते हो कि अभी इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, कुछ चीजें इस तरह से होती है जहां पर आपने अपने कॉमन सेंस को यूज करना होता है, आपने रटा नहीं लगाना होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप कंसंट्रेशन या प्रेशर को चेंज करते हो तो आपके पास सिर्फ इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी। लेकिन KC की जो वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। ये पहला पॉइंट। ठीक है। तो KC जो है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है। KC के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अभी देखिए, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो फिर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज होगा। ठीक है। और कैटेलिस्ट जो है तो वो भी आपके साथ KC की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वो स्पीड अप करता है रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है। तो देखिए, अभी यहाँ पर ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ये 3 पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हर बार टेस्ट में MCQ आते हैं। अभी आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन इसका क्या मतलब है, प्रेशर इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर किस तरह से MCQ आएगा। तो आपके ज़हन में ये चीजें होनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो यहाँ से तो ये लाइन याद कर लेते हैं कि KC की जो वैल्यू है वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करती है। अगर टेम्परेचर को आप चेंज करोगे तो KC की वैल्यू चेंज होगी, बाकी वो कंसंट्रेशन के ऊपर, प्रेशर के ऊपर और कैटेलिस्ट के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। लेकिन उनको इस चीज की समझ नहीं होती कि इसके ऊपर MCQ कैसे आएगा। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आपके टेस्ट में इस तरह का MCQ आ जाए कि आपने रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है आपने 30% से 50% कर दी, बढ़ा दी, अभी इनिशियल टेस्ट में ये MCQ आया है, तो KC की वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए, आपने कंसंट्रेशन को छेड़ा हुआ है, कंसंट्रेशन को आपने चेंज किया तो KC की वैल्यू का तो इसके ऊपर कोई असर ही नहीं है, KC की वैल्यू सेम होगी। तो अक्सर हमारे स्टूडेंट पर कहते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया था वो टेस्ट में नहीं आया। जो हम आपको पढ़ाते हैं उसको आप समझे, हम आपको एग्जांपल्स देते हैं, हम आपको तरीकेकार समझाते हैं, हम आपको ट्रिक सिखाते हैं, लेकिन आपने अपना जो दिमाग है जो बिल्कुल अनयूज है, बिल्कुल फ्रेश है, उसको थोड़ा यूज करना है, उसको थोड़ा टच देना है। ठीक है। तो ये आपको हो गया अप्रोच टू MCQ। तो कहने का क्या मतलब है कि आप जिस भी लाइन को पढ़े बुक में और उसमें आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर आप MCQ देखा करें। चैट GPT की मदद से, गूगल की मदद से, अपने दोस्तों से पूछा करें कि इसके ऊपर MCQ कैसे आएगा मेरे टेस्ट में। जिस तरह देखिए, कंसंट्रेशन तो सिंपल एक लाइन है ना, आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो KC की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ इक्विलिब्रियम चेंज होगी। लेकिन MCQ किस तरह से आया है उसको थोड़ा और भी कंसेप्चुअली किया गया है ताकि आपको चेक करें कि आपने वाकई इसको समझा है या नहीं। तो ये हो गया। तो अभी हम आते हैं अपने वर्बल के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर यस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। अगर यस्टरडे को संडे है तो डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो जब भी आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या करना है, यस्टरडे के साथ सिंपली आपने 3 दिन जमा करने हैं। जिस तरह यहाँ पर यस्टरडे क्या है, संडे है, तो हम इसके साथ 3 दिन जमा कर लेंगे। तो अगर पहला दिन जमा करेंगे तो मंडे आ जाएगा, दूसरे दिन जमा करेंगे तो ट्यूसडे आ जाएगी। ठीक है। और अगर हम तीसरे दिन जमा करेंगे तो वेडनेसडे आ जाएगी। तो जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में आपको यस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो का पूछा गया हो तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने 3 दिन जमा करना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120। इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका क्या है, 10% ऑफ 120, और फिर जब हम 10% मालूम कर लेते हैं तो उसका हमने 1/3 मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा है, ये क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 10% को मालूम करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 10% को
मालूम करने का आसान तरीका क्या है, ये आपके पास 120 है, तो 120 को तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, 120.0। तो अगर मैंने इसका 10% मालूम करना हो तो सिंपली मैंने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो ये 12.0 बन जाएगा, तो ये मेरा 10% हो गया। अगर आप इस तरह से मालूम नहीं करते तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 120 को सिंपली 10 के ऊपर डिवाइड करें, 0 के साथ कट जाएगा तो फिर भी बाहर आएगा। तो देखिए मेरा 10% आप 120 क्या है 12 पे, अभी इसका 1/3 हमने मालूम करना है। 1/3 का मतलब क्या है, सिंपली आप इसको 3 के ऊपर डिवाइड करें। तो देखिए अगर मैं 12 को 3 के ऊपर डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3 4 12, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। तो ये इसके दो हिस्से हो गए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें क्या है कि B2 G5 L8 और Q11, इसके बाद कौन सा लेटर आएगा और कौन सा नंबर आएगा, ये आपने मालूम करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले B है, फिर उसके बाद G है, ठीक है। यहाँ पर देखिए B2 है G5 पे, तो B और G के दरमियान कितने लेटर्स का डिस्टेंस है, 5 लेटर्स का डिस्टेंस है। और 2 और 5 के दरमियान कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 3 नंबर्स का डिफरेंस है। तो देखिए अगर आप B के साथ 5 लेटर्स जमा कर लेते हो तो आपके पास G आ जाएगा, अगर फिर 5 लेटर जमा कर लेते हो तो L आ जाएगा, फिर 5 लेटर जमा कर लेते हो तो Q आ जाएगा। अभी अगर आप मजीद 5 लेटर जमा करोगे तो आपके पास आ जाएगा V। इसी तरीके से आपने 2 के साथ 3 लेटर जमा किए, 5 आ गया, फिर जमा किए 3 8 आ गया, फिर आपने जमा किए 11 आ गया। अभी आप मजीद 3 नंबर जमा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14, तो आपका आंसर क्या होगा, V14। तो आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर ये है कि मैंने इसकी सारी सोल्यूशन लिखी हुई है। नेक्स्ट आपका क्या है कि अगर आप केसी की वैल्यू जो है उसको, इफ वैल्यू ऑफ केसी रिएक्टेंट्स आर टेकन अप टू 50%, आपने रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको 50% यानी आपने उसको 1.5 टाइम इंक्रीज किया, तो आप बताएं कि केसी की वैल्यू के ऊपर क्या असर होगा। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है, आपने पढ़ लिया है कि कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, आप 50% 30% इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो कोई असर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, केसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए इस तरह के एमसीक्यू आपके टेस्ट में आते हैं, फिर आप लोगों को नहीं आते, आप गलत कर लेते हो तो फिर आप ब्लेम करते हो अपने टीचर्स को, ये आपके अंदर कमी है। तो अपनी कमियां पूरी करें, क्योंकि ये मौका आपको एक मरतबा मिलता है, बार बार नहीं मिलता, ठीक है। तो देखिए अभी केसू की जो वैल्यू है वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करती है। तो अगर आपकी इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यू आ जाए कि आपने टेम्परेचर को 30 डिग्री से 50 डिग्री के ऊपर लेके गए, तो आप बताएं कि केसी की वैल्यू चेंज होगी या नहीं। तो ऐसा ना हो कि फिर वहां पर आप कांस्टेंट लगाए, तो केसी की वैल्यू चेंज होगा, अभी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी और डिपेंड करता है रिएक्शन के टाइप के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से प्रेशर कंसंट्रेशन के ऊपर भी इसका कोई असर नहीं है और चेंजिंग टेम्परेचर सिर्फ इसका होगा, ठीक है। और कैटलिस्ट जो है तो उसका भी केसी के ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दीज आर एंडोथर्म्स, ठीक है। तो देखें इसमें आपके पास जो बी एंड सी है, बोथ बी एंड सी, बर्ड्स एंड मैमल, दीज आर एंडोथर्म्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उनको मींस अगर टेम्परेचर बाहर ज्यादा सर्दी है तो ये अपनी टेम्परेचर को अंदर ज्यादा गर्म कर लेते हैं ताकि इनको सर्दी ना लगे, तो ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। बर्ड्स एंड मेमल इसको वार्म ब्लडेड भी कहते हैं, ठीक है। मेमल्स एंड बर्ड्स को वार्म ब्लडेड भी कहते हैं, ठीक है। जबकि आपके पास जो रेप्टाइल्स है, दीज आर एक्टोथर्म्स, ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा देखिए एसिलोमेट जो है तो ये प्लेटीहेलमिंथीज है और इसके अंदर फ्लेम सेल्स भी होता है और ये सबसे फर्स्ट ट्रू एसिलोमेट्स है, ठीक है। एसिलोमेट्स प्लेटीहेलमिंथीज को कहा जाता है और इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। तो ये एमसीक्यू भी आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में पूछा गया था कि फ्लेम सेल्स कहाँ पे होते हैं, ठीक है, कौन से में। अच्छा देखिए रेप्टाइल्स जो आपके पास है इसके हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्रोकोडाइल जो है तो ये भी रेप्टाइल है लेकिन इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में और अभी एएफएनएस के टेस्ट में भी पूछा गया है कि क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। इसी तरीके से बर्ड्स के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो इन दोनों के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। और इस तरह के कौन से एनिमल्स है जो बायलैटरल सिमेट्रिकल हो, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री को शो करते हैं, एकाइनोडर्मेटा, ये लार्वा जो है तो इसका और रेडियल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें हम आपको वर्बल की कंप्लीट 15 टाइप्स कवर करवाएंगे जिसके अंदर हम आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाएंगे। इसी तरीके से नॉन वर्बल की 7 टाइप्स कवर करवाएंगे। टोटल वर्बल और नॉन वर्बल के हम 300 क्वेश्चंस कवर करेंगे और 100% आपका टेस्ट यहाँ से आएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं हुआ। हम जो आपको ट्रिक सिखाएंगे तो उसका फायदा ये होगा कि उससे आपके एमसीक्यू कम टाइम में सॉल्व होंगे और आपको टाइम की बचत होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट में मसला नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कंप्लीट एकेडमिक की भी तैयारी करवाएंगे। ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से आपको नोट देंगे। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेगा और आपके टेस्ट से 1 दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टाइम के मुताबिक आपको एमसीक्यू भी देंगे। इस कोर्स की जो हमारी फीस है 8000 है और अगर आप हमारे सिर्फ नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो उसकी 5000 फीस है। याद रखिए डियर स्टूडेंट, फी पहले पढ़ ले,
अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तब बाय कर ले, फ्री नहीं है, फ्री हम ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हो ना, इसमें किसी किस्म की डिस्काउंट है। तो अगर आप फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर हम वीडियोस अपलोड करें, यहाँ से कर ले। अगर आप पेड कोर्सेज बाय करना चाहते हैं तब आपने इस नंबर के ऊपर रब्ता करना है, क्योंकि मेहनत समाजत करके फ्री नोट्स आपको नहीं मिल सकते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि लास्ट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर किसी एटम के अंदर 19 इलेक्ट्रॉन है तो उसका लास्ट ऑर्बिटल क्या होगा, तो देखिए ये आपको डिफरेंट दिए गए, तो आपका आंसर क्या होगा 4s। अभी देखिए 19 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, पोटेशियम के अंदर होता है। तो अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड फिर उसके बाद आ जाता है 4s1। आपको पता है ना कि p के जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है तो फिर हम उसके बाद करते हैं ना 4s p के बाद हम 3d वो चीजें करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी के ऑर्डर में इसको हमने अरेंज किया हुआ है कि किसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर उसके बाद किसकी है, फिर उसके बाद, तो इस तरह से हमने इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर उसको हमने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्टेंट्स आर इंसर्टेड इन विच प्रोसीजर। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। तो देखिए ग्राफी आपको जहां पे भी वर्ड देख नजर आए ग्राफी, तो ग्राफी बेसिकली इसमें हम व्यू करते हैं, ठीक है। ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है। जब हमारे पास किसी भी बंदे को, लेट सपोज अगर किसी को हार्ट अटैक, आपने सिंपल कॉमन अल्फाज में उसको कहते हैं दिल का दौरा। जब किसी को दिल का दौरा हो जाए तो सबसे पहले हम उनकी एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी के अंदर हम क्या कहते हैं कि उनके रगों के अंदर देखते हैं कि कहाँ पर रग ब्लॉक है, क्योंकि दिल के दौरे में क्या होता है, दिल का कोई भी रग जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से खून नहीं जाता, और बंदे को जो बॉडी में खून है, दिमाग को खून नहीं जाता, तो वो बंदा बेहोश हो जाता है, उसको दर्द स्टार्ट हो जाता है मसल्स की वजह से, हार्ट मसल्स को ब्लड ना पहुंचने की वजह से और लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। तो देखिए एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उस रग को ढूंढते हैं जहां पर ब्लॉकेज हो। जब हम उसको ढूंढ लेते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, उस ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं और वहां पर हम इस तरह का एक स्टंट लगाते हैं ताकि जो रग है वो दोबारा से बंद ना हो, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर ये मैंने एक तस्वीर आपकी लगाई हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास फेमोरल वेन्स होते हैं और यहाँ पर भी हमारे पास रेडियल वेन्स और ये होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इनके थ्रू जाते हैं हार्ट में, वहां पर पहले हम देखते हैं कि किस रग के अंदर बंदिश है और फिर उसके अंदर हम स्टंट निकालते हैं, ठीक है। तो एंजियोप्लास्टी जो आपके पास है, इस प्रोसीजर के अंदर हम इन स्टंट्स को इंसर्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि वाटर इन अ डैम हैज व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी। तो देखिए डैम में आपके पास पानी जो है तो वो एक हाइट के ऊपर स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि उस पानी ने उस हाइट की वजह से एक वेलोसिटी गेन करनी है, फिर उसने नीचे टरबाइन के ऊपर आना है और टरबाइन ने मूवमेंट करनी है और बिजली बननी है। तो जिस आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो पोजीशन की वजह से होती है। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन इज बेसिकली द हाइट। तो आपके पास डैम में जब पानी स्टोर होता है तो वहां पर उस टाइम बॉडी की जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, mgh। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप हाइट को इंक्रीज करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंक्रीज होगी, और जब वो नीचे आता है, मोशन स्टार्ट कर लेता है, तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 mv²। तो देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आप मास को हाफ करोगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई असर पड़ेगा या नहीं। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू v² डिवाइड बाय 2m, ठीक है, v² डिवाइड बाय 2m। तो अभी यहाँ पर भी आप देखें अगर आप मोमेंटम को डबल करोगे तो भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगी। तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ट्रांसफार्मर कौन से लॉ को ओबे करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये ओबे करता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि ट्रांसफार्मर एसी करंट के ऊपर काम करता है या डीसी करंट के ऊपर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए करंट का चेंज होना लाजमी है। अगर करंट जो है अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन का जो फिनोमेना है वो नहीं होगा। तो अक्सर इनिशियल टेस्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप ट्रांसफार्मर को डीसी करंट अप्लाई करते हो तो ट्रांसफार्मर वर्क करेगा या नहीं, तो ट्रांसफार्मर डीसी करंट के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। अभी देखें थोड़ा कंसेप्ट की तरफ आते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसफार्मर डजंट वर्क ऑन डीसी, लेकिन फिर आपने चूंकि अपना दिमाग तो आपने यूज करना ही नहीं हो, तो आपने बिल्कुल फ्रेश रखा हुआ है, तो आपके इनिशियल टेस्ट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि अ सेल ऑफ 5 वोल्ट is connected to the primary coil is connected to primary coil of transformer blah blah। बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आपको दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेल ऑफ 5 वोल्ट, 5 वोल्ट सेल क्या मतलब है, डीसी है ना, डीसी करंट है। तो आगे तो आपने कोई रीड करने की जरूरत ही नहीं, आपने सेल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ट्रांसफार्मर ने तो काम करना ही नहीं है।
तो फिर आप लोग क्या करते हो कि आप लोग इसके अंदर पूरा इक्वेशन भी लगा लेते हो, और आपको अगर पूछा जाए कि आप वोल्टेज मालूम करें सेकेंडरी कॉइल के अंदर, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स भी पुट कर लेते हो और आप वोल्टेज भी मालूम कर लेते हो। तो ये आपकी गलती होती है। अगर आपने सेल को कनेक्ट किया हुआ है जो कि एक डीसी सोर्स है, तो आपके पास तो ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करेगा, तो उसका जो वोल्टेज है या जो भी हो तो जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज तब आएगा जब म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना, आपने सिर्फ रटना नहीं है, आपने इसको समझना है। अब यहाँ पर ये लाइन मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपका काम है कि आप जाए इसके ऊपर सर्च करें कि इसके ऊपर एमसीक्यू किस तरह से आएंगे। जिस तरह मैंने कहा कि सेल ऑफ 5 वोल्ट, अभी 5 वोल्ट का सेल आपने कनेक्ट किया तो ट्रांसफार्मर ने काम नहीं करना। तो आपने ये नहीं कि वोल्टेज पुट की प्राइमरी कॉइल की, नंबर ऑफ टर्न्स पुट की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की, और आपने ये मालूम कर लिया, तो आपका गलत होगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे तो वोल्टेज भी आपके पास इंक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ गेमीट्स फ्रॉम ए बी बी। तो देखिए आपके पास इसके अंदर कितने हेटेरोजाइगस गेमीट्स है? 2 हेटेरोजाइगस गेमीट है ना, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो 2 आपको हेटेरोजाइगस गेमीट्स दिए गए हैं, और आपको ये पूछना है कि इसके अंदर कितने नंबर्स हैं गेमीट्स के। ठीक है आपको, तो ये कि किस तरह से करेंगे, इसका मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है 2 n। ठीक है, 2 × n। आपके पास कितने हेटेरोजाइगस पेयर्स बनते हैं? 2, 1 and 2। आपने 2 × n इसके अंदर पुट करना है 2 को। ठीक है, तो 2 × 2, तो 2 × 2 = 4। अभी अच्छा देखिए, अगर मैं इस तरह से आपको दे दूं A B B C, तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कितने नंबर आपके मीट्स होंगे। ये आपका असाइनमेंट है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको सॉल्व भी करता हूं। देखिए इसके अंदर हेटेरोजाइगस पेयर्स कितने हैं? 1 2 3, तो 2 × 3, तो 2 × 2 × 2, तो आपके पास क्या आएगा? 2 2 4, 4 2 8, तो आपका आंसर क्या आएगा? 8। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं, इसको आपने रटना नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को बाय करना चाहते हैं, 8000 उसकी फीस है, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, टेस्ट की गारंटी देंगे। आप डेमो लेक्चर्स देके, डेमो नोट्स देके, आपको पसंद आ जाए, समझ में आ जाए, तो उसके बाद आप हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि फंक्शनल ग्रुप इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रोपायरिन रिंग विद मैग्नीशियम। आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आयन होता है Mg+2, और हेमोग्लोबिन के अंदर Fe+2 आयन होता है। इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है इसके अंदर चेंज आती है। और अगर हेमोग्लोबिन के अंदर Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाए, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं मेथोहेमोग्लोबिन। ठीक है। तो हेमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ इस Fe2 की वजह से है। अगर इसका डिस्चार्ज +3 हो जाए तो फिर वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है क्लोरोफिल के अंदर? प्रोपायरिन रिंग है और मैग्नीशियम उसके साथ है। ठीक है। अभी देखें यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास एक मैग्नीशियम एटम है, उसके साइड पे 4 नाइट्रोजन एटम्स अटैच है। ठीक है, एक पूरा रिंग है। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रोपायरिन रिंग है, और ये आपको नजर आ रहा है अल्काइल ग्रुप। अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो तो उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल ए, और अगर ये अल्डिहाइड ग्रुप हो तो फिर उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल बी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास क्लोरोफिल ए के अंदर मिथाइल ग्रुप है और क्लोरोफिल बी के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और ये देखिए ये आपके पास हो गया प्रोपायरिन रिंग, और ये इसके अंदर टेल है। ठीक है, तो ये आपका क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हो गया। प्रोसेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आपके पास एरोबिक रिस्पायरेशन जो है, तो दिस इज बेसिकली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके पास क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, और यहाँ पर एनर्जी बनती है। एटीपी सिंथेसिस कहाँ पर होती है? हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और 9th क्लास से रटा करके आते हैं। लेकिन जब इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाए कि अच्छा आप बताएं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, तो फिर उनको पता नहीं होता। तो एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स। तो इसमें इनर मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी की सिंथेसिस होती है। अभी ये किस तरह से होती है तो इसको मैं आगे बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम्स होते हैं। ये बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी सिमिलरिटीज है? ये बाइनरी फिजन। ठीक है, 70s राइबोसोम और डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के भी डबल मेम्ब्रेन है और 70s राइबोसोम्स है, और बैक्टीरिया के भी। ठीक है, अच्छा देखिए कीमोऑस्मोटिक ग्रेडियंट, इसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस होती है। कीमोऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस की वजह से जब वो अंदर जाते हैं तो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। उसी एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिफरेंट ऑक्सीडेशंस होती है, रिडक्शंस होती है एटीपी सिंथेस के ऊपर, कॉम्प्लेक्स 5 के ऊपर, और उसी के थ्रू हमारे पास एटीपीज बनते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास मैच्योर आरबीसीज में एब्सेंट होता है, और ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया मैच्योर आरबीसी का पावर हाउस क्या है? पावर हाउस ऑफ द मैच्योर आरबीसी।
तो फिर आपने तो यही पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और आरबीसी चूंकि एक सेल है तो आप लोग वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्लिक कर लेते हो। तो जो आपके पास आरबीसीज है वहाँ पर एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है और उसके थ्रू उसकी एनर्जी या लैक्टेट के थ्रू उसकी एनर्जी बनती है, ठीक है। अच्छा देखिए, स्टरीफिकेशन अकर बिटवीन, स्टरीफिकेशन किसके अंदर होता है, अल्कोहल के अंदर होता है, और इसके अलावा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कोट आया हुआ है, यहाँ पर अल्कोहल कोट आया हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने डाला हुआ है। ये क्या करेगा, ये डिहाइड्रेशन को भी करेगा और ये एज अ कैटलिस्ट भी एक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है कि आप जो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो इसका फंक्शन क्या है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स टिक कर लेते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि ये तो आपने देखा होगा अल्कीन के अंदर भी H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेशन करता है, तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ डिहाइड्रेशन लगा लेते हो। तो ये एज अ कैटलिस्ट भी एक्ट करता है, ठीक है। और इसमें आपको पास क्या बन जाता है, आपके पास ईस्टर बन जाता है और वाटर जो कि डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, मोस्ट बेसिक अमाइन। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि इसमें से मोस्ट बेसिक अमाइन कौन सा है, तो अमोनिया इज द मोस्ट बेसिक अमाइन अमंग दीस, ठीक है। अच्छा देखिए, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन क्या होता है, तो ज्विटर आयन आपके पास इस तरह का आयन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम टाइम पे हो। यहाँ पर मैंने उसकी तस्वीर भी ऐड की है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक अमाइनो एसिड है, इसके ऊपर देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ज्यादातर अमाइनो एसिड के अंदर ज्विटर आयन होता है, इसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल या एक ही आयन के ऊपर एट सेम टाइम होता है, ठीक है। मेथियोनिन क्या है, ये स्टार्ट कोडान है AUGO, ठीक है। बायोसिंथेटिक रोल्स किसके है, तो ग्लाइसिन के, क्योंकि ये हीम और प्यूरिन में काम देता है। सल्फर के जो अमाइनो एसिड है कौन सा है, मेथियोनिन और सिस्टीन है। और इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रीकर्सर है और क्या है, अर्जिनिन, ठीक है। तो ये सारे MCQ पूछे गए, ठीक है। सो अच्छा देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल क्या करता है, तो ये आपके पास कीटोन बनाता है। अभी देखिए आपको तो ये पता चल गया है कि सेकेंडरी अल्कोहल जो है तो कीटोन बनाता है। अभी प्राइमरी अल्कोहल क्या करते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आपके पास अल्डिहाइड बनेगा, और अगर आप अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन कर लेते हो तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सेकेंडरी से कीटोन बनेगा, और टर्शियरी जो है तो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होते हैं। इसके बाद है ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, इसमें ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl प्लस अल्कोहल हम डालते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, टर्बिडिटी को हम देखते हैं। अगर आपके पास इमीडिएट टर्बिडिटी बन गई तो दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने एक सोल्यूशन को ल्यूकास रिएजेंट जो है और डाला और आपके पास इमीडिएट टर्बिडिटी बन गई, तो ये आपको क्या शो करता है, तो ये आपको पास ये शो करता है कि आपके पास टर्शियरी अल्कोहल इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। अगर थोड़ा टाइम के बाद टर्बिडिटी हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर के ना और आपने हीट करके टर्बिडिटी अचीव की तो फिर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे कोर्स को बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। टेस्ट की आपको 100% पासिंग गारंटी देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे 12 से 13 स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। बस।